हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। हम चर्चा कर रहे थे राजस्थान हिस्ट्री की, और राजस्थान हिस्ट्री में हम पढ़ रहे थे मेवाड़ का इतिहास है, हिस्ट्री ऑफ मेवाड़ है। और मेवाड़ का इतिहास पढ़ते पढ़ते हम कहाँ आ गए थे? राणा कुंभा की तरफ आ गए थे। 1433 से लेकर 1468 तक मेवाड़ का शासक बनता है कुंभा है, उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। बाकी हमने बहुत बार रिवाइज कर लिया, तो आज ज़्यादा नहीं देखेंगे। कुंभा के बारे में जो हमने कल पढ़ा है उसके बारे में देखते हैं। 1433 से लेकर 1468 तक शासक बनता है कुंभा है। कुंभा के सामने दो समस्या थी। अपने पिता के हथियारों का बदला लेना था। मुकुल उसकी हत्या कर देते हैं। चाचा मेरा वह महबूबार है, तो उनसे अपने पिता की हथियारों का बदला लेना था। और दूसरी, अगर हम बात करते हैं, रणमल राठौड़ के बढ़ते हुए प्रभाव को खत्म करना था। तो ये इनके मुख्य मुख्य कार्य थे। इन्होंने अपने रणमल राठौड़ को क्या वहां से भगाया था, और अपने जो रणमल राठौड़ का कुनबा बढ़ रहा था उसका क्या है रोक लगाई थी, उस पर रोक लगाई थी, और अपने पिता के हथियारों का बदला लिया था। इसके बाद में जो एक आया था, आवल बावल की संधि करवाई थी। कुंभा और रावजोधा के मध्य आवल बावल की संधि कराई थी। जब कहा जाता है रणमल राठौड़ को मारा जा रहा था, तो वहां कवि था, उसने एक दोहा गाया था कि भाग सके तो भाग जोधा, रणमल मारियो थारो रणमल मारियो जाए, यानी रणमल को मारा जा रहा है, अगर जोधा तुम भाग सकता है तो भाग। तो रणमल राठौड़ को जब मार दिया गया था तो अन्य राठौड़ वहां से भाग गए थे, और रावजोधा भी भागा था। और जोधपुर कहाँ पहुंचता है? मंडोर है, वहां से कुंभा ने खदेड़ा था। बाद में रिद्धिबाई या करणी माता के आशीर्वाद से रावजोधा ने 1469 में मेहरानगढ़ जोधपुर बसाया था। 1469 में क्या करता है? मेहरानगढ़ जोधपुर बसाता है। तो इसके बाद में कुंभा की उपाधियां हैं। कुंभा की उपाधियां हैं राणराय, हालगुरु, दानगुरु, छापगुरु है, हिंदू सुल्तान है, अभिनव भट्टाचार्य है। तो ये क्या है? इनकी विभिन्न उपाधियां थी, और इनके द्वारा रचनाएं की गई थी। संगीत राज है, संगीत मीमांसा है, शुद्ध प्रबंध है, चंडी शतक है, कामराज रतिसार है। इस प्रकार की बहुत सारी जो रचनाएं हैं इनके द्वारा की गई थी। ये संगीतज्ञ थे, ये संगीतज्ञ थे। सारंग व्यास इनके गुरु थे। सारंग व्यास क्या है? इनके गुरु थे, महान संगीतज्ञ की श्रेणी में आते हैं। तो कल हमने देखा था। फिर ये मालवा विजय करते हैं। मालवा विजय के उपलक्ष्य में जो एक निर्माण करता है, मालवा के उपलक्ष्य में क्या है? एक बिल्डिंग का निर्माण करते हैं। 9 मंजिल का भवन है, चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। इसकी अगर हम बात करते हैं, विष्णु ध्वज है, और इसे अगर हम बात करते हैं, विजय स्तंभ है, जय स्तंभ के नाम से जाना जाता है। 9 मंजिल का भवन है, अल्लाह लिखा हुआ है इसके ऊपर है। और इसका द्वारा यहाँ पर एक और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, जैन प्रशस्ति बना है, 1 किलोमीटर की दूरी पर है। वो जैन व्यापारी जीजा के द्वारा बनवाया गया था। ये हमने सारी डिटेल पढ़ी है, तो बार बार इसका रिवाइज नहीं करेंगे। कल जो हमने पढ़ा था, एक ग्रंथ आता है वीर विनोद। ग्रंथ आता है वीर विनोद है, जिसके लेखक कौन से आते हैं? श्यामल दास। ग्रंथ आता है वीर विनोद है, जिसके लेखक है श्यामल दास है। श्यामल दास के अनुसार मेवाड़ में कुल 84 दुर्ग, मेवाड़ में कुल 84 दुर्ग है, जिसमें से 32 दुर्ग केवल कुंभा ने बनवाए थे। या तो दुर्गों की मरम्मत करवाई थी, या नवीनतम दुर्ग बनवाए थे। तो इनमें से 32 दुर्ग किसके द्वारा बनाए गए थे? कुंभा के द्वारा बनाए गए थे। इसलिए कुंभा जो उस स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है, उसमें की अगर बात करते हैं तो कुंभा ने क्या स्थापना की थी? दुर्ग बनाए थे, मंदिर बनाए थे, तो इसलिए क्या स्थापत्य कला का जनक माना जाता है। अब कुंभा जो था वो कहाँ पर है? कुंभलगढ़ में है, कुंभलगढ़ दुर्ग है। उसी के अंदर एक दुर्ग बना था, कटारगढ़ है, जिसके वास्तुकार की अगर बात करते हैं, जेता पूजा, नापा, दीपाक और मंडन इसके वास्तुकार थे। मंडन वास्तुकार ने इस दुर्ग का निर्माण था वो करवाया था। इसी में एक आता है कटारगढ़ दुर्ग। कटारगढ़ दुर्ग में स्वयं कुंभा निवास किया करता था। इसे मेवाड़ की आंख के नाम से जाना जाता है। मेवाड़ की आंख, क्योंकि जहां यह रहता था, कुंभा जिस कटारगढ़ दुर्ग में रहता था, उस तरफ से देखने पर चारों तरफ से क्या पूरा मेवाड़ दिखता था, इसलिए इसे मेवाड़ की आंख कहा जाता था। अबुल फजल यहाँ पर गए, काफी बुलंदी और ऊंचाई पर है, इसलिए अबुल फजल ने क्या कहा है कि सिर की पगड़ी भी गिर जाए, सिर की पगड़ी भी गिर जाए। इसके अलावा कुंभा के द्वारा बसंती दुर्ग सिरोही में बनाया गया था, अचलगढ़ दुर्ग माउंट आबू में बनवाया गया था, कुंभ श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़ में बनाया गया था, कुशल माता का मंदिर बदनौर भीलवाड़ा है, और माचना का दुर्ग है इनके द्वारा निर्मित किए गए थे। 1460 में कुंभलगढ़ शिलालेख कुंभा के बारे में जानकारी देता है। एक शिलालेख आता है 1460 ईस्वी में, जिसमें कुंभलगढ़ शिलालेख है जो कुंभा के बारे में संपूर्ण इसकी जीवनी की जानकारी जो देता है। इसके बाद कुंभा को हमने देखा था। कुंभा के संगीत गुरु कौन से थे? सारंग व्यास है। सारंग व्यास है। इनकी क्या रचनाएं हमने पढ़ी है? संगीत राज, संगीत मीमांसा, शुद्ध प्रबंध, कामराज रतिसार है, चंडी शतक है। इस प्रकार इनकी बहुत सारी क्या है रचनाएं इनके द्वारा की गई है। अब इनकी पुत्री है, वो भी क्या संगीतज्ञ थी। इनकी पुत्री का नाम क्या है? रमाबाई है, जिसे वागीश्वरी की संज्ञा दी जाती है, और यह एक महान संगीतज्ञ नाम से जानी जाती है। महान संगीतज्ञ थे, पिताजी काम करेंगे वैसे ही कहते हैं। कुंभा के द्वारा एक ग्रंथ की रचना आरंभ की गई थी। एकलगी महात्म्य की रचना कुंभा के द्वारा आरंभ की गई थी, लेकिन ये इसे पूर्ण नहीं कर पाए। इसका पूर्ण करने का कार्य किसके? कान्यव्यास के द्वारा किया गया था। इसको पूर्ण करने का कार्य किसके द्वारा किया गया था? कान्यव्यास है, जो एक वेतनी कवि थे। कुंभा जी ने क्या वेतन दिया करते थे, वेतन के माध्यम से क्या है ये इसका क्या पूरा इसका जो कान्यव्यास के द्वारा लिखा गया था एकलगी महात्म्य है उसका
पूर्ण किया था। ये किस प्रकार का ग्रंथ था? इसकी तुलना पुराणों से की गई थी। इसकी तुलना के पुराण जो थे उन पुराणों से क्या इसकी तुलना की गई थी। इसके बाद में आते हैं शासक की अगर बात करते हैं कुंभा बीमार हो गए थे तो उसकी हत्या उसके बेटे उद्दा ने कर दी। 1433 से 68 तक तो रहते हैं। 1468 में कुंभा की हत्या उसके बेटे उद्दा कर देते हैं। उद्दा शासक बना था, 1468 में शासक बन जाता है, लेकिन 1468 से 73 तक आते आते उद्दा शासन की सत्ता अपने अधिकार में रखता है। 1473 तक आते आते मेवाड़ के जो सरदार थे उन्हें पता चल जाता है कि उद्दा ने अपने पिता की हत्या कर इस गद्दी को अपने अधिकार में दिया है, तो सरदार वहां से उद्दा को खदेड़ देते हैं, भगा देते हैं और थोड़े समय बाद कहते हैं कि भगवान सबका इंसाफ करते हैं। थोड़े समय बाद कहे उसने अपने पिता की हत्या की थी, तलवार से कहे पिताजी की मार दी थी, इसलिए मेवाड़ का पितृहंता या पितृहंता के नाम से जाना जाता है। भगवान इंसाफ करते हैं। थोड़े दिनों बाद उद्दा के ऊपर बिजली गिरी, बिजली गिरने से उसकी मृत्यु हो गई थी। तो अब 1400 यहाँ की सीट खाली हो गई थी, तो 1473 से लेकर 1509 तक यहाँ का शासक किसे बनाया जाता है? रायमल आए थे, इनके भाई हैं कुंभा के, तो इनके क्या है तो संतानें तो उनमें तो था नहीं कोई कंपटीशन वाला भाग, तो रायमल को बुलाया गया, तो रायमल को यहाँ का शासक बनाया गया था। अब 1473 से लेकर 1509 तक शासक रहते हैं रायमल की अगर हम बात करते हैं तो इसके 2 पुत्रियां थी, 13 पुत्र थे, 11 रानियां थी। तो इन्हीं में कंपटीशन था बच्चों में, तो इन्होंने क्या किसी को अपना शासक नियुक्त नहीं किया कि मेवाड़ का शासक ये बनेगा। ये सोच रहे थे जिसमें योग्यता होगी वो अपनी योग्यता के अनुसार क्या इस शासन सत्ता इस गद्दी को अपने अधिकार में ले लेगा। तो इसके 3 पुत्र थे। इसके क्या है 3 पुत्र थे। एक तो पृथ्वीराज सिसोदिया है जिसे उड़ना राजकुमार या तेज धावक की संज्ञा दी जाती है। दूसरा जयमल था और तीसरा कौन सा आता है? सांगा है। तीसरा कौन सा आता है? सांगा है। इन तीनों के मध्य का विवाद होता है। कल जो हमने देखा था कि सांगा की इसने आंख फोड़ दी थी, ज्योतिषियों में विश्वास करते थे, चाचा के साथ जाते थे, तो इन्होंने क्या है जब भी ज्योतिषी बताते थे संग्राम सिंह को शासक बनाया जाता था। संग्राम सिंह की कुंडली क्या अच्छी बताते, संग्राम सिंह को कहते हैं ये शासक बनेगा। तो ये क्या है जो पृथ्वीराज सिसोदिया था इसने क्या इसको कूटा तलवार से, इसके ऊपर वार की, लेकिन क्या बच जाता है, लेकिन तलवार से उसकी जो आंख थी उसमें क्या धार लग जाती है, तो उसकी बाई जो आंख है वो चली जाती है, बाई आंख से अंधा हो जाता है। तो इस प्रकार क्या है फिर दोबारा ये वहां पर एक जो एक जाति की महिला थी, वो चमत्कारिता की महिला थी, उसके पास जाते हैं, पास ही गांव में उनको अपना हाथ दिखाते हैं। फिर वही इसे सांगा को क्या कहती है कि इसका राजयोग ज्यादा है, इसका राजयोग ज्यादा है। तो पृथ्वीराज सिसोदिया फिर मारने के लिए दौड़ता है, फिर ये भागता है और अजमेर के करमचंद के पास क्या है शरण लेता है। अजमेर के करमचंद के पास शरण लेता है, लेकिन वही है किस्मत जिसकी अच्छी हो वो उसी प्रकार सत्ता में आएगा ही आएगा। फिर तो ये था अपना पृथ्वीराज सिसोदिया अपने बहनोई को समझाने के लिए कहाँ गया था? सिरोही गया था। सिरोही का शासक था इसका, बहनोई जगमाल है। आनंदाबाई इसकी बहन थी, बहन को तंग करता था तो समझाने के लिए गए, जगमाल को समझाने के लिए गया था। जगमाल तो क्या समझा पता नहीं समझा, इसने जगमाल ने जीजा उनके साले के लिए क्या लड्डू बनवाई और लड्डू में जहर डाल दिया और ये लड्डू की जो पोटली है इसके हाथ में दी थी और कहा जीजा जी जो साले साहब आप जाएं, जीजा जी ने आपके लिए के लड्डू बनवाए हैं। तो ये क्या है आते हैं और कुंभलगढ़ के पास आते आते जब ये लड्डू खाते हैं, भूख लगती है, लड्डू खाते हैं तो इनकी क्या वहाँ पर मृत्यु हो जाती है। तो इनका क्या है वैसे देहांत हो गया था और जयमल है वो युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था। तो अब क्या शासक सत्ता के लिए कोई था, उत्तराधिकारी इसको दिखा नहीं था रायमल को कि किसको उत्तराधिकारी बनाए। फिर संग्राम सिंह को बुलवाया जाता है। तो आज हम संग्राम सिंह सांगा के बारे में पढ़ेंगे। संग्राम सिंह या सांगा है। मेवाड़ का अगला शासक कौन सा आता है? संग्राम सिंह। वैसे इसे सांगा कहा जाता था, संग्राम सिंह, लेकिन जब शासन सत्ता हाथ में आई तो इसे संग्राम सिंह के नाम से शासक बनाया गया। कौन सा आता है? राणा सांगा है। इनकी उपाधियां क्या थी? राणा की, राणा सांगा या संग्राम सिंह है। 24 मई 1509 को राज्याभिषेक किया था। 24 मई 1509 को इनके पिताजी रायमल के द्वारा सांगा को अजमेर से बुलाया जाता है। करमचंद के पास शरण ली थी तो उसी करमचंद के यहाँ नोटिफिकेशन भेजा जाता है, संदेश भेजा जाता है कि आप हमारे पुत्र को भेजें, हमारे शासन संता संभालने वाला ही कोई नहीं। तो संगा ने कहा तो मैं तो पहले कह रहा था मेरा राजयोग तो ही है, मैं तो शासन संभालूंगा। ठीक है पिताजी आपने कह दिया तो मैं आ रहा हूँ। तो 24 मई 1509 को इसका राज्याभिषेक किया गया था। संग्राम सिंह के नाम से इसे राज्याभिषेक किया गया था। इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये हिंदूपत वाला शासक था। संग्राम सिंह की अगर बात करते हैं तो किस प्रकार का है? हिंदूपत शासक की उपाधि प्राप्त है। हिंदूपत शासक कहा जाता है। 16वीं शताब्दी का सबसे शक्तिशाली शासक कौन सा था? मेवाड़ के शासक की अगर हम बात करते हैं संग्राम सिंह सांगा थे। इन्हें हिंदूपत की उपाधि प्रदान है। इन्हें किसकी उपाधि प्रदान है? इन्हें हिंदूपत की उपाधि प्रदान की गई है।
इन्हें क्या कहा जाता है, हिंदुपद की उपाधि प्रदान की गई। इस इन्होंने जैसे शासक बनते हैं, इन्होंने जैसे ही शासक बने तो करमचंद को रावत की उपाधि प्रदान की। शासक बनते ही करमचंद को क्या कहा जाता है, रावत की उपाधि प्रदान करते हैं। तो हिंदुपद शासक है 16वीं शताब्दी की, पहला तो पॉइंट लिखेंगे, 16वीं शताब्दी के सबसे शक्तिशाली शासक, सबसे शक्तिशाली शासक 16वीं शताब्दी के सबसे शक्तिशाली शासक कौन से होते हैं, सांगा होते हैं। इन्हें हिंदुपद की उपाधि क्यों दी गई थी, इन्हें हिंदुपद की उपाधि क्यों प्रदान की गई थी, क्योंकि इनके समय सारे जो राजपूत हिंदू धर्म के राजा थे वो एकत्रित हुए थे। अंतिम बार सभी शासक, अंतिम बार हिंदू धर्म के या राजपूत राजाओं का संयुक्त अधिवेशन हुआ था। एकमात्र अंतिम शासक थे मेवाड़ के, जिसके बुलाने पर सभी राजपूत हिंदू धर्म के जो शासक थे वो आए थे और सभी ने योग्यता के अनुसार अपना सहयोग देना स्वीकार किया था कि किसी प्रकार मेवाड़ में कभी भी जरूरत होगी तो हम आपका सहयोग देंगे। इसलिए इसे हिंदुपद का शासक कहा जाता है, हिंदुपद का शासक कहा जाता है। इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ने सांगा को वीर भग्नावेश कहा था, वीर भग्नावेश की संज्ञा दी गई। दूसरा पॉइंट इसमें लिखते हैं, शासक सांगा को, सम्राट सांगा को इतिहासकार को कर्नल जेम्स टोड है, स्कॉटलैंड के निवासी थे, जानते हैं, इनके बारे में खूब पढ़ा थे हमने। तो शासक सांगा को कर्नल जेम्स टोड के दास, जेम्स टोड है, जेम्स टोड घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जानते, घोड़े पर पूरे राजस्थान का भ्रमण किया और राजस्थान के इतिहास का क्या है वर्णन किया था। शासक सांगा को कर्नल जेम्स टोड द्वारा वीर भग्नावेश, कौन सा भग्नावेश है, वीर भग्नावेश। इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ने सांगा को वीर भग्नावेश की उपाधि दी थी। क्यों कहा था वीर भग्नावेश, क्योंकि इनके शरीर के ऊपर इतने घाव थे, इनके शरीर के ऊपर इतने घाव थे, एक आंख नहीं, एक हाथ नहीं, एक पैर नहीं, फिर भी क्या लड़ रहे थे, लगातार इनके शरीर के ऊपर क्या घाव थे, फिर भी क्या है ये लड़ रहे थे, 80 घाव थे, फिर भी क्या है ये लड़ने से पीछे नहीं हट रहे थे। तो कर्नल जेम्स टोड ने इनके बारे में देखा, तो कर्नल जेम्स टोड ने क्या है वीर भग्नावेश की उपाधि दी थी। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, सांगा ने शासक बनते ही अजमेर का करमचंद जिसने इसे शरण दी थी, इसे रावत की उपाधि प्रदान की थी। बहुत बड़ी उपाधि होती है, रावत की उपाधि थी, क्योंकि जब इसका भाई स्वयं इसे मारने के लिए दौड़ा था तो उस समय इसकी सहायता करने वाला व्यक्ति कौन सा था, अजमेर का करमचंद है, अजमेर का करमचंद है, उसने इसकी सहायता की थी। तो अजमेर की सहायता शासक था करमचंद है, उसके द्वारा सहायता करने पर इसने उसको क्या है रावत की उपाधि दी थी, उसको क्या देता है रावत की उपाधि देता है। तो फिर देखेंगे कि योग्य शासक न रहने के कारण, कोई योग्य उत्तराधिकारी न मिलने के कारण रायमल के द्वारा 24 मई 1509 को अपने बेटे, सबसे छोटे बेटे संग्राम सिंह सांगा को बुलाया जाता है और उसे मेवाड़ का शासक बनाया जाता है। उसे क्या बनाया जाता है, मेवाड़ का शासक बनाया जाता है। यह 16वीं शताब्दी का सबसे शक्तिशाली शासक था, इसे हिंदुपद की उपाधि दी गई। इसे किसकी उपाधि दी गई, हिंदुपद की उपाधि दी गई है। और कर्नल जेम्स टोड ने इसे वीर भग्नावेश कहा है, कर्नल जेम्स टोड ने इसे क्या कहा है, वीर भग्नावेश कहा है। अब जो संग्राम सिंह थे ये मेवाड़ के शासक रहते हैं 1509 से लेकर 1528 तक। सांगा का कार्यकाल कब रहा था, 1509 से 1528 ईस्वी तक। सांगा का कार्यकाल रहा था 1509 से लेकर 1528 तक। इसी के समकालीन दिल्ली सल्तनत का शासक था इब्राहिम लोदी, दिल्ली सल्तनत का शासक था इब्राहिम लोदी है। इसके कार्यकाल की अगर हम बात करते हैं तो इसका कार्यकाल 1517 से लेकर 1526 तक। इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 ईस्वी तक। ये किसका था, दिल्ली सल्तनत का। दिल्ली सल्तनत का शासक था इब्राहिम लोदी और अपना मेवाड़ का शासक कौन सा आता है, सांगा। इसका कार्यकाल 1509 से लेकर 1528 तक चलता है और उसका कार्यकाल की अगर हम बात करते हैं 1517 से 1526 तक चलता है। इब्राहिम लोदी क्या था,
साम्राज्यवादी नीति का। हमने देखा जलालुद्दीन था, वो भी साम्राज्यवादी नीति का था। अलाउद्दीन खिलजी है, वो भी साम्राज्यवादी नीति का था। इसके बाद इब्राहिम लोदी आते हैं, ये भी किस प्रकार के थे, साम्राज्यवादी नीति का था। तो इब्राहिम लोदी किसका था, साम्राज्यवादी नीति का था, साम्राज्यवादी नीति का। इब्राहिम लोदी साम्राज्यवादी नीति का था। तो जो साम्राज्यवादी नीति का व्यक्ति होता है वो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है, वो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है, चाहे किसी प्रकार से किसी भी शासन को अपने अधिकार में लाए, वो उसे अपने अधिकार में लेना चाहता है। तो इसने क्या अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहा। तो इसने आते ही 1517 में इब्राहिम लोदी ने 1517 में इसके ऊपर आक्रमण किया। 1517 ईस्वी में इब्राहिम लोदी ने आते ही मेवाड़ के शासक जो थे संग्राम सिंह सांगा है, इसके ऊपर अधिकार करते हैं। इसे खातौली का युद्ध कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, खातौली का युद्ध। खातौली का युद्ध है, ये कहां पर आता है, बूंदी। खातौली का युद्ध कहां पर हुआ था, बूंदी में हुआ था। पहले इसे कोटा माना जाता था, पहले ऑप्शन कोटा देती थी। आरपीएससी है या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, इसके बारे में पहले कोटा ऑप्शन देती थी, लेकिन अभी इसमें चेंज कर दिया गया है। अभी इसमें पहले कोटा बूंदी दोनों को लुभाया जाता था, लेकिन अभी इसमें चेंज किया गया है, अपडेट आया है बूंदी। तो इसकी अगर हम बात करते हैं, खातौली का युद्ध बूंदी में हुआ था। कब हुआ था, 1517 में है। किन किन के मध्य होता है, इब्राहिम लोदी और अपना राणा सांगा है। इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के मध्य युद्ध लड़ा गया, जिसे किस नाम से जाना जाता है, खातौली का युद्ध है, जिसे किस नाम से जानते हैं, खातौली का युद्ध है। इस युद्ध की अगर हम बात करते हैं तो इस युद्ध में क्या इब्राहिम लोदी हार जाता है। इब्राहिम लोदी क्या है, हार गया था। ये इसकी क्या है, पहली हार। इब्राहिम लोदी हार जाता है। 1517 में आते इसने सांगा के ऊपर आक्रमण किया था, लेकिन इस आक्रमण में इब्राहिम लोदी स्वयं ही हार जाता है, स्वयं ही हार जाता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं 1518-19 में सांगा के द्वारा गागरोन के द्रुप था। गागरोन के द्रुप झालावाड़ में। गागरोन का शासक एकदम बात करते हैं, मालवा के शासक है। मालवा के शासक है महमूद खिलजी को गागरोन के द्रुप में पराजित किया था। तो सांगा दूसरा युद्ध लड़ता है। सांगा के द्वारा 1518-1519 ईस्वी में एक ऑप्शन मिलेगा अपने को। 1518-19 ईस्वी में मालवा के शासक महमूद खिलजी को, कौन सा आता है, खिलजी, महमूद खिलजी है। मालवा के शासक महमूद खिलजी को गागरोन के द्रुप में, कौन सा रोन है, गागरोन, गागरोन के द्रुप कहां पर पड़ता है, ये झालावाड़ में। तो पहला तो 1517 में किसे हराया था, खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराता है। दूसरा सांगा के द्वारा 1518-19 में मालवा के शासक था, मालवा के शासक है महमूद खिलजी को गागरोन के द्रुप झालावाड़ में क्या पराजित किया था, गागरोन के द्रुप झालावाड़ में कैसे हराया गया था। इसके बाद में क्या है, इब्राहिम लोदी हार तो गया था, लेकिन इब्राहिम लोदी शांत थोड़ी बैठेगा, इब्राहिम लोदी शांत थोड़ी बैठेगा। इब्राहिम लोदी ने फिर दोबारा 1519 में सांगा के ऊपर फिर आक्रमण किया था, और ये युद्ध क्या कहलाया था, बाड़ी का युद्ध। किस युद्ध के नाम से जाना जाता है, इसे बाड़ी का युद्ध है, जो कहां पर होता है, धौलपुर में। बाड़ी और बैसेली दो तहसीलें हैं धौलपुर की, तो उसी बाड़ी के अंदर क्या है, यह युद्ध होता है। तीसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे, 1519 ईस्वी में इब्राहिम, कौन सा राहिम है, इब्राहिम 1519 ईस्वी में इब्राहिम लोदी के द्वारा 1519 ईस्वी में इब्राहिम लोदी के द्वारा वापिस, यानी दोबारा वापिस सांगा पर, संग्राम सिंह पर या सांगा पर हमला किया, और यह युद्ध क्या कराया था, यह युद्ध कराया बाड़ी का युद्ध। बाड़ी का युद्ध ये कहां पर आता है, अपना धौलपुर है। बाड़ी का युद्ध धौलपुर है। इब्राहिम लोदी के द्वारा 1517 में खातौली के युद्ध में हार मिलने के बाद दोबारा से सांगा के ऊपर आक्रमण किया जाता है, और यह आक्रमण कब करता है, 1519 में करता है। 1519 में जब यह आक्रमण करता है तो इस युद्ध का क्या नाम है, बाड़ी का युद्ध है। और बाड़ी कहाँ है, बाड़ी और बसेरी दो तहसीलें हैं, धौलपुर की है, इसी के अंदर यह युद्ध किया जाता है। इस युद्ध में भी क्या है, अपना सांगा जो है हार जाता है। इस युद्ध में भी सांगा नहीं, इस युद्ध में भी अपना इब्राहिम लोदी के हार जाता है। इब्राहिम लोदी की दोबारा हार होती है, इब्राहिम लोदी की क्या है, दोबारा हार हो जाती है।
इसमें इब्राहिम लोदी द्वारा हार गया था। तो पहला तो कौन सा था इसमें देख लेते हैं। पहला तो था खातौली का युद्ध। खातौली का युद्ध कब हुआ था? 1517 में इब्राहिम लोदी और संगम के मध्य। दूसरा युद्ध होता है 1519 में बाड़ी का युद्ध। बाड़ी का युद्ध ये कहां पर हुआ था? धौलपुर में। कब होता है? 1519 में। इसमें फिर इब्राहिम लोदी हार जाता है। दोनों में क्या हारता है? इब्राहिम लोदी। दोनों में अपना इब्राहिम जो लोदी है वो हार जाता है। और 1519 की अगर हम बात करते हैं, 1518-19 में गागरों के द्रुग में मालवा के शासक महमूद खिलजी को सागा पराजित करता है। तो ये जब हार जाता है, इब्राहिम लोदी दो बार हार गया था। तो इसके सेनापति है। अगर हम बात करते हैं सेनापतियों के द्वारा हर शासक को धोखा दिया गया। हर शासक था उसको सेनापतियों ने हमेशा धोखा दिया था। तो इब्राहिम लोदी के दो शासक होते हैं, दौलत खां लोदी है और आलम खां लोदी है। तो इसके दो सेनापति थे। कौन से थे सेनापति? पहले का नाम क्या था? दौलत खां लोदी। दौलत खां लोदी। और दूसरा कौन सा आता है? आलम खां लोदी। आलम खां लोदी। इब्राहिम लोदी जब दो बार सांगा के सामने हार जाता है तो इसके दो सेनापति है, दौलत खां लोदी है और कौन से आते हैं? आलम खां लोदी है। अगर हम बात करते हैं दौलत खां लोदी है, तो यह दौलत खां लोदी था, ये इब्राहिम लोदी का चाचा था। ये क्या था? इब्राहिम लोदी का चाचा था। कभी भी देखिए परिवार वाले अपने वंश के होंगे तो अपने परिवार से किसी दूसरे व्यक्ति को आगे बढ़ने नहीं देंगे। ये दौलत खां लोदी चाचा जी थे, इब्राहिम लोदी का चाचा था। फिर भी इसने क्या है? बाबर को बुलाया, बोले आजा बाबर आजा। हमारा जो सेना नायक है इब्राहिम लोदी, ये बार बार हार रहा है। तो इन्होंने क्या है? इब्राहिम लोदी ने के द्वारा नहीं, दौलत खां लोदी के द्वारा बाबर को निमंत्रण भेजा, बाबर को बुलाया। पहले बाबर भारत में नहीं आया था, तो बाबर को यह निमंत्रण देते। बाबर को निमंत्रण किसने दिया था? इसके चाचा जी है, इब्राहिम लोदी के चाचा जी है, दौलत खां लोदी है। इन्होंने इसको निमंत्रण भेजा कि हमारा शासक हार रहा है, क्योंकि इब्राहिम लोदी दो बार हार गया। तो ये कह रहा है हमारा शासक हारा है, इसके बस की बात नहीं है, ये अपने साम्राज्य को नहीं बढ़ा पाएगा। तो इब्राहिम लोदी को निमंत्रण भेजा था। इब्राहिम लोदी आता है, इब्राहिम लोदी आया। इब्राहिम लोदी को बुलाएंगे तो क्यों नहीं आएगा? तो इसके द्वारा क्या है? बाबर को जब भेजा गया था, इब्राहिम लोदी नहीं, बाबर है, सॉरी बाबर आया, बाबर को निमंत्रण भेजा। तो जब पता चलता है कि कोई सम्राट हारा है, तो दूसरे को जब शक्तिशाली मानकर उसे बुलाया जाता तो क्यों नहीं आएगा? तो बाबर आया था और बाबर ने आते ही इब्राहिम लोदी पर आक्रमण किया था। इब्राहिम लोदी पर क्या आक्रमण करता है और ये क्या कहलाता है? पानीपत का प्रथम युद्ध। ये क्या कहलाता है? 1526 में बाबर के द्वारा इब्राहिम लोदी पर 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी के ऊपर बाबर के द्वारा आक्रमण किया जाता है और इस आक्रमण का नाम क्या है? पानीपत का प्रथम युद्ध है। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा जाता है। तो 21 अप्रैल 1526 को बाबर ने इब्राहिम लोदी पर आक्रमण किया और 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को किसके मध्य? बाबर और इब्राहिम लोदी है। इसमें इब्राहिम लोदी मर जाता है, इब्राहिम लोदी मारा गया था। तो अब ये क्या है? यहाँ की बागडोर किसके दिन में आ गई? बाबर के दिन में आ गई। कहा जाता है कि प्रथम बार बाबर के द्वारा क्या तोप का प्रयोग किया गया था। प्रथम बार बारूद का प्रयोग करने वाला व्यक्ति कौन है? बाबर है। इसमें लिखेंगे प्रथम बार बारूद का प्रयोग करने वाला है। प्रथम बार बारूद लाने वाला व्यक्ति कौन सा है? बाबर है। इससे पहले क्या नहीं जानते थे क्या बारूद है, क्या तोपें होती है। तो इससे प्रथम बार इसका प्रयोग किया गया था। तो अब अपना इब्राहिम लोदी हार जाता है। अब क्या इब्राहिम लोदी हार जाता है, इब्राहिम लोदी के मारा गया था। तो इसकी शासन सत्ता किसके अधीन में आ गई थी? अपने बाबर के अधीन में आ गई। इसके जो सेनापति थे, इसके सेनापति है दौलत खां और आलम खां लोदी। इन्होंने विश्वास करा और उन्होंने सोचा कि बाबर हमें कुछ देगा। बाबर क्या है? हमें कुछ देगा। बाबर ने कहा था मैं आपको इस किले में बना दूंगा, इस किले का शासक बना दूंगा। लेकिन वही सारे इसमें क्या है? विश्वासघात करते हैं। फिर बताने पर गुप्त रास्ते बताए थे, किसी ने किसी प्रकार के अपने शासक के साथ विश्वासघात किया था। तो दूसरा व्यक्ति है उसने क्या उसको मौत के घाट उतार दिया था। दौलत खां लोदी है, आलम खां लोदी है, इसी प्रकार के इनके साथ बाबर के द्वारा किया गया था। इन्हें किसी भी प्रकार का कोई भी शासन सत्ता नहीं दी गई थी। अब इस युद्ध को जीतकर
इस युद्ध को जीतकर बाबर की सेना क्या है वापस आ रही थी, बाबर की सेना क्या है वापस आ रही थी। तो रास्ते में क्या सांगा की सेना, रास्ते में इनको क्या है सांगा की सेना मिलती है। बाबर की सेना और सांगा की सेना का आमना सामना होता है, बाबर की सेना और क्या है सांगा की सेना का आमना सामना होता है। तो इधर तो कौन सी थी बाबर की सेना, बाबर की सेना, बाबर की सेना में ये आक्रमण कर वापस आ रहे थे। इधर कौन से थे सांगा की सेना, सांगा की सेना। ये कब मिले थे 16 फरवरी, 16 फरवरी को जो बाबर की सेना है और सांगा की सेना के आपस में आमना सामना होता है। ये क्या कहलाता है बयाना का युद्ध, ये क्या कहलाता है बयाना का युद्ध है। बयाना का युद्ध अपना कहां पर होता है भरतपुर में होता है। तो 16 फरवरी 1527 है, 16 फरवरी 1527 को बाबर की सेना और सांगा की सेना का आमना सामना होता है और ये क्या कहलाता है बयाना का युद्ध, बयाना का युद्ध है। बयाना का युद्ध कहां पर है भरतपुर में। बयान कहां पर आता था, बयाना नो बयाना है, नो है, सिरपंथ है, दर है, ये हमने कहां पढ़े थे, सभ्यताएं देखी थी, कहां देखी थी भरतपुर की सभ्यताएं। तो बयाना भी अपना कहां पर पड़ता है भरतपुर में है। 16 फरवरी 1527 को बाबर की सेना और सांगा की सेना का आमना सामना। सांगा की सेना क्या है अपना युद्ध जीत कर आ गई थी और इधर बाबर की सेना भी आ गई। दोनों में कॉन्फिडेंस था, दोनों में कॉन्फिडेंस था, दोनों आपस में टकरते, दोनों आपस में क्या है टकरते हैं, दोनों के मध्य युद्ध होता है, दोनों के मध्य में क्या युद्ध होता है, बहुत ही शानदार युद्ध होता है, बहुत क्या शानदार खतरनाक युद्ध होता है। राजपूत जो राजा थे, राजपूत जो सेनानायक थे, उनकी लड़ाई करने की एक अलग ही क्षमता थी। सारे शासकों को एक तरफ रखें और राजपूत की जो सेनाएं थी उनको कहे एक तरफ रखें, बहुत ही शक्तिशाली हुआ करते थे। तो जब बाबर की सेना का सांगा की सेना से सामना होता है तो उन्होंने इतने खतरनाक तरीके से बाबर की सेना पर हमला किया था, इतने खतरनाक तरीके से उनको मारा था कि बाबर की सेना इनको देखकर डर गई थी, घबरा गई, आधे तो मारे गए थे। जो बचे थे वो इतने भयंकर रूप से डर जाते हैं, इतने भयंकर रूप से हार गए थे कि उन्हें चलने फिरने में क्या दिक्कत आई थी, भागना भी बहुत मुश्किल हो गया था। इससे देखकर बाबर की सेना घबरा जाती है और बाबर के इसमें हार जाता है। बयाना का युद्ध क्या है बाबर हार गया, हार गया कौन था बाबर है, और इसमें अपना सांगा जीतता है। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि सांगा के द्वारा कौन से युद्ध में बाबर को हराया गया था। तो बयाना का युद्ध है, बयाना का युद्ध कहां पर होता है भरतपुर में होता है और 16 फरवरी 1527 को यह युद्ध लड़ा गया था। इसमें बाबर की खतरनाक हार होती है और उसके सेनानायक है वो भाग जाते हैं, सेनानायक है भाग जाते हैं। इससे पहले बाबर भारत में प्रथम बार बारूद का प्रयोग करता है और 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करता है, जिसमें इब्राहिम लोदी हार गया था और इब्राहिम लोदी क्या है मारा जाता है। तो बाबर का भारत में एंट्री हो जाती है, आगमन हो गया था मेवाड़ में, इस क्षेत्र में आया था। तो बाबर की सेना और सांगा की सेना में बयाना का युद्ध भरपूर हो गया था और इसमें बाबर की सेना के हार गई थी, बाबर की सेना हार गई थी। अब सेना के हार गई थी तो दोबारा कभी भी अगर बाबर कहेगा कि तुम इन सैनिकों के साथ लड़ो, तुम क्या सांगा की सेना के साथ क्या लड़ो, तो वो क्या लड़ने के लिए तैयार होंगे नहीं। ऐसा ही हुआ। बाबर शांत बैठने वालों में थोड़ी था, बाबर शांत थोड़ी बैठेगा। सांगा की सेना के द्वारा जब उसे हरा दिया गया था तो उसने अपनी सेना का बदला लेने के लिए, अपनी हार का बदला लेने के लिए क्या दोबारा क्या सांगा पर आक्रमण करने की योजना बनाई और कहा कि अपने क्या सांगा पर आक्रमण करेंगे और सांगा को हराएंगे। उसने मेरे को हरा दिया, मेरे पास इतने अच्छे इंतजाम बारूद का प्रयोग करता हूं, मेरे पास तोपें हैं और इतने उस्ताद हैं मेरे पास, फिर भी मैं हार गया था। तो ये क्या है नहीं मानता है, ये क्या है इनकी जो सेना है वो नहीं मानती है, इनकी सेना नहीं मानती है। तो ये क्या है फिर सेना को क्या कहता है बाबर के द्वारा अपने सेनानायकों को मनाने के लिए क्या 4 बातें कहता है। एक तो क्या है कि बाबर शराब बहुत पीता था, बाबर क्या है शराब बहुत पिया करता था, हमेशा ही क्या है सारा दिन शराब में रहता था। कई बार होता है कोई व्यक्ति हमेशा ही टल्ली रहता है, उसी प्रकार बाबर जो था वो क्या है शराब का सेवन करने का आदी था, हमेशा ही क्या शराब का सेवन किया करता था। तो बाबर ने कहा कि मुझे पता है कि तुम मेरे सेनानायक हो, तुम मेरे अधीन कार्य करने वाले हो, तुम मेरे शराब पीने से परेशान हो, इसलिए तुम लड़ाई के लिए हाँ नहीं करें कि ये तो बीच में भाग जाएगा तो हम आपके साथ नहीं जाएंगे। तो बाबर ने कहा कि मैं अगर शराब पीना बंद कर दूं तो तुम क्या सांगा की सेना के साथ लड़ोगे। तो पहली बात क्या कहता है बाबर कि यदि मैं शराब का
सेवन बंद कर दूं तो यदि मैं शराब का सेवन बंद कर दूं तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे और सांगा से बदला लोगे? तो उन्होंने हंसकर कहा कि हम जब जिंदा ही नहीं रहेंगे तो तुम शराब पियो या ना पियो में क्या होता है। अगर सांगा की सेना के सामने हम दोबारा आगे एक बार और आगे तो वहां उस टाइम तो भागकर निकल आए थे, दोबारा दूसरी बार क्या भागकर निकलने नहीं देंगे, क्योंकि उनके सैनिक बहुत खतरनाक है। हमने उनकी लड़ाई देखी है, उनकी तलवार चलाने का तरीका देखा है, तो हम क्या इस युद्ध में नहीं जाएंगे। चाहे तुम शराब पियो चाहे ना पियो, हमें क्या मतलब, हमें अपनी जिंदगी प्यारी या तुम्हारे शराब पीने या न पीने का मतलब प्यारा। तो बाबर की सेना क्या है, मना कर देती है, बिल्कुल हम युद्ध नहीं लड़ेंगे, हम इनकी सेना के सामने नहीं जाएंगे, हम सांगा की सेना का सामना कभी नहीं करेंगे। तो फिर बाबर ने दूसरी योजना बनाई। बाबर ने कहा यदि मैं तगमा कर माफ कर दूं तो, तगमा कर माफ कर दूं, टैक्स लगता गैर मुगलों पर है, तो एक की अगर बात करते हैं, तगमा कर माफ कर दूं तो, तगमा कर माफ कर दूं तो, फिर वही कहते हैं कि तगमा कर, पहली तो बात है गैर मुगलों पर लगता है, हम तुम्हारे सेनापति है अधिकतम मुगल है, अगर गैर मुगलों पर लगता है तो हमें ज्यादा इसके बारे में चिंता होने की जरूरत नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, यदि जिंदा ही नहीं रहे तो कर लाएंगे कहां से और देंगे किसको? जिंदा रहे तब तो कर का मसला है, अगर जिंदा रहे तो कर दे दें, कोई दिक्कत नहीं है, अगर जिंदा ही नहीं रहे तो कर कैसे देंगे? तो ये फिर क्या मना कर देते हैं। बाबर तीसरी बार इन्हें कहता है कि मैं यदि काबुल के प्रत्येक व्यक्ति को, काबुल वासियों को चांदी का सिक्का भेंट स्वरूप दे दूं तो, तीसरा पॉइंट क्या है, बाबर ने कहा काबुल वासियों को चांदी का सिक्का दे दूं तो, यदि मैं प्रत्येक काबुलवासी को एक एक चांदी का सिक्का दे दूं, उसमें क्या चांदी के बहुत भाव हुआ करते थे, तो उन्होंने कहा यदि मैं काबुलवासियों को एक एक चांदी का सिक्का उपहार स्वरूप दे दूं तो क्या तुम मेरे साथ युद्ध लड़ने के लिए लड़ो? ये उन सेना नायकों को कहा जा रहा है जो सांगा के साथ युद्ध लड़ने के लिए मना किया था, तो उन्होंने कहा हम तो नहीं जाएंगे। चांदी का सिक्का क्या करेंगे? क्या वही बात, एक ही बात बता रहे थे कि जब जिंदा ही नहीं रहेंगे तो चांदी का सिक्का हो चाहे सोने का हो, क्या करेंगे, उससे क्या मतलब है? तो ये मना कर देते हैं। जब ये नहीं मानते, ये क्या है, जब ये नहीं मानते हैं तो अंत में बाबर के द्वारा क्या जिहाद का नारा दिया जाता है, यानी धर्मयुद्ध के माध्यम से जिहाद का नारा देते हैं कि हम लड़ेंगे अपने जो उनकी सल्तनत थी, जो मुगल शासक है जिसको मानते हैं, उस पीर की, उस अपने परमात्मा की क्या है, उन्होंने सौगंध दिलाई और कहा था कि तुम्हें जिहाद का नारा है, तुम्हें उस ईश्वर सत्ता का सौगंध है, तुम यदि युद्ध में नहीं गए तो उनमें क्या फिर ऊर्जा बढ़ता है, जिहाद का नारा दिया। अंत में क्या आता है, जिहाद का नारा दिया। अंत में क्या है, जिहाद का नारा देता है। जिहाद का नारे के माध्यम से क्या है, उनमें ऊर्जा उत्पन्न करता है कि हम जिए भी उसी के लिए और मरे भी उसी के लिए है। जिस ईश्वर सत्ता परमात्मा के लिए हम आए हैं उसके लिए यदि हम काम नहीं करेंगे तो क्या मतलब है। तो उसने अंत में जिहाद का नारा दिया था, अतः धर्मयुद्ध को, अतः क्या धर्मयुद्ध के माध्यम से क्या है, सेना मान गई थी और बाबर को कहा था ठीक है हम युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं, हम क्या है युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। अतः 17 मार्च 1527 को, 17 मार्च 1527 को खानवा के मैदान, खानवा का युद्ध होता है। 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध होता है। खानवा का मैदान कहाँ पर आता है, भरतपुर में है। तो अंत में 17 मार्च 1527 को खानवा के मैदान कहाँ पर आता है, भरतपुर है। अंत में 17 मार्च 1527 को खानवा के मैदान भरतपुर में राणा सांगा और बाबर की सेना का वापस आमना सामना होता है। ये युद्ध क्या कराया था, खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कहाँ पर लड़ा गया था, खानवा का मैदान कहाँ पर आता है, भरतपुर में। तो 17 मार्च 1527 को खानवा के मैदान भरतपुर में एक बार दोबारा, खानवा के मैदान भरतपुर में एक बार दोबारा दोनों का आमना सामना होता है। इधर तो कौन सी थी, बाबर है, उधर कौन सी थी, सांगा की फौज थी। एक टाइप तो कौन सा था, बाबर था, और दूसरी टाइप कौन सा था, सांगा की फौज थी। इसमें क्या है, इनका आमना सामना होता है। कब हुआ था, 17 मार्च 1527 को, 17 मार्च 1527 तो इधर तो कौन सा आता है अपना, बाबर है, तो इधर कौन सा आता है, सांगा है। कौन सा आता है, सांगा, राणा सांगा है। और युद्ध कब हुआ था, 17 मार्च
1527 से खानवा का मैदान भरतपुर है। खानवा का मैदान कहाँ है? भरतपुर है। पहला कहाँ हुआ था? पहली अगर बात करते हैं तो बयाना का 16 फरवरी 1527 को बयाना का युद्ध भरतपुर में होता है। बयाना का युद्ध भरतपुर में होता है। इसमें बाबर की सेना हार जाती है। दूसरी बार यह आता है, दूसरी बार यह जब आता है बाबर है 17 मार्च 1527 को अपने सेनापतियों को जिहाद का नारा देकर सांगा के साथ लड़ने के लिए मनाकर लाता है। सांगा की सेना के साथ क्या है? लाता है, उनको लड़ने के लिए लाता है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं सांगा के सेनानायक पूछे जाते हैं, कौन से आते हैं? पहला तो आता है आमेर के शासक है पृथ्वीराज कछवाहा है। कछवाहा। तो इसमें सांगा का साथ देने वाले प्रश्न ये बहुत बार पूछा गया है कि खानवा के मैदान में जब सांगा और इनका युद्ध हुआ था तो उसमें कौन कौन से सेनानायकों ने हिस्सा लिया था? तो पहला कौन सा आता है? आमेर के पृथ्वीराज कछवाहा है। आमेर के कौन सा आता है? पृथ्वीराज कछवाहा है। दूसरा आता है बीकानेर के कल्याणमल है। बीकानेर के कल्याणमल। मारवाड़ के शासक कौन से थे? मालदेव। मारवाड़ के शासक की अगर हम बात करते हैं तो मारवाड़ के पिताजी और पुत्र के दोनों आए थे। मारवाड़ में शासक अगर हम बात करते हैं तो पिताजी और पुत्र के है दोनों आए थे। गागा भी आता है, उसका बेटा मालदेव भी आता है। लेकिन इस युद्ध में हिस्सा लेने वाला व्यक्ति कौन सा था? मालदेव। पर्सन कंफ्यूज में डालेगा कि मारवाड़ के वह शासक बताइए जिन्होंने इसका साथ दिया था, तो गागा उसका बेटे मालदेव थे। लेकिन युद्ध में साथ कौन देता है? मालदेव देते हैं। और अगर हम बात करते हैं यूपी जगनेर के अशोक परमार है। यूपी जगनेर से कौन आता है? अशोक परमार है। पहला तो कौन सा आता है? आमेर के शासक पृथ्वीराज कछवाहा है। आमेर में कछवाहा वंश स्थापित कहा जाता है, जो इनके वंश था। ठीक है, अगर हम वंश की बात करते हैं तो राम के वंश से संबंधित ये कछवाहा वंश था। तो यहाँ से शासक आते हैं आमेर के पृथ्वीराज कछवाहा है, जो लड़ते हुए मारे जाते हैं। बीकानेर के शासक आते हैं कल्याणमल है। मारवाड़ के शासक गंगा और उसके बेटे मालदेव है। मालदेव ने युद्ध में हिस्सा लिया था। जगनेर के यूपी के अशोक परमार है। एक आता है चंदेरी के। चंदेरी के कौन से आते हैं? मेदिनी राय। चंदेरी की गुजरात का क्षेत्र है, वहां से कौन सा आता है? मेदिनी राय। तो पहला कौन सा? आमेर के पृथ्वीराज कछवाहा है। इनको बार बार देखने से याद हो जाएगी। आमेर का पृथ्वीराज कछवाहा है। बीकानेर के शासक कल्याणमल है। मारवाड़ का शासक है मालदेव। मारवाड़ का शासक मारवाड़ है। जगनेर का अशोक परमार है। और अगर हम बात करते हैं यूपी जगनेर का अशोक परमार है। चंदेर गुजरात का मेदिनी राय है। और एक कौन सा? मेवात से आता है हसन खां मेवाती है। मेवात से शासक कौन से आते हैं? हसन खां मेवाती है। उनके द्वारा भी इसमें भाग लिया गया था। ठीक है, मेवात के हसन खां मेवाती है। हसन खां मेवाती। और इसमें एक इब्राहिम लोदी के भाई होते हैं जिसका नाम कौन सा है? महमूद लोदी है। उसने भी सांगा का साथ दिया था। साथ में कौन से आते हैं? इब्राहिम के भाई। इब्राहिम लोदी जो मारा गया था, इब्राहिम लोदी का भाई कौन सा था? महमूद लोदी है। इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी ने। पहला देखते हैं पृथ्वीराज कछवाहा कल्याणमल है। मारवाड़ के शासक मालदेव है। जगनेर के अगर हम बात करते हैं जगनेर यूपी के अशोक परमार है। चंदेरी के गुजरात के मेदिनी राय है। मेवात के हसन खां मेवाती है। और इब्राहिम लोदी के भाई है महमूद लोदी है। सैयदी तवर है, उन्होंने भी इसका साथ दिया। लेकिन सैयदी तवर ने क्या किया था? विश्वासघात किया था। सांगा के साथ कौन सा करता है? सैयदी तवर क्या है? विश्वासघात करता है। और सिरोही के कौन से आते हैं? अखराज बुद्धा है। 8वीं सिरोही के अखराज। सिरोही के अखेराज है, उन्होंने इसका साथ दिया था। सिरोही के अखेराज है, उन्होंने इसका साथ दिया था। एक आते हैं सहेलदी तंवर। सहेलदी तंवर कौन से तंवर है? सहेलदी तंवर है, जो सांगा की सेना में थे। जो कौन से हैं? सांगा की सेना में है। इसके अलावा की अगर हम बात करते हैं तो इधर के एक कौन सा आता है? मेड़ता शासक विरमदेव पढ़ा था। एक तो आता है मेड़ता के शासक विरमदेव है, उन्होंने भी इसका साथ दिया था। एक आता है इड्र शासक भारमल है। इड्र के भारमल,
इसमें बहुत प्रश्न बनते हैं, इसमें शासक दे दिए जाएंगे और पूछ लिया जाएगा निम्न में से किसने सांगा का साथ दिया और किसने नहीं दिया था। तो इधर के भारमल आते हैं और मेड़ता के कौन से आते हैं, विरमदेव। मेड़ता के कौन से हैं, विरमदेव है, उन्होंने इसका साथ दिया था। इसके बाद की अगर हम बात करते हैं वागड़ के उदय सिंह। वागड़ का कौन सा आता है, उदय सिंह है, वागड़ की उदय सिंह है। तो एक बार देखते हैं, आमेर के पृथ्वीराज कछवा है, बीकानेर के कल्याणमल है, जगनेर के अशोक परमार है। अगर मारवाड़ की अगर हम बात करते हैं मालदेव है, मारवाड़ के साथ से कौन से आते हैं, मालदेव है। और अगर हम बात करते हैं यूपी जगनेर अशोक परमार है, चंदेरी मेदिनी राय है, मेवात के हसन खां मेवाती है, इब्राहिम लोधी का भाई महमूद लोधी है और सिरोही के अखराज बुद्धा है। सिरोही के कौन सा आता है, अखराज बुद्धा है। मेड़ता की अगर हम बात करते हैं विरमदेव। मेड़ता के कौन से शासक आते हैं, विरमदेव है। और इसके इधर के कौन से आते हैं, भारमल है, वागड़ का उदय सिंह है, वागड़ का कौन सा आता है, उदय सिंह है। एक आते हैं झाला अज्जा है, एक कौन से आते हैं, झाला अज्जा है। इनकी अगर हम बात करते हैं तो झाला अज्जा के द्वारा गोगुंदा के रूप में इसका पार्टिसिपेट किया गया था। तो 10वां कौन सा आता है, गोगुंदा के कौन से आते हैं, झाला अज्जा, झाला अज्जा है। इन सभी ने सांगा के साथ जब युद्ध हुआ था, उस युद्ध का नाम क्या है, खानवा का युद्ध है। खानवा का मैदान भरतपुर में है, इसे खानवा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये युद्ध 17 मार्च 1527 के हुआ था। सामने कौन सा था, बाबर था। इस युद्ध में इन सभी ने कहा हम आपका साथ देंगे, सांगा का साथ देंगे, क्योंकि सांगा को पता था इसके पास क्या तोप है, इसके पास क्या तोप है। सांगा को पता था इसके पास क्या तोप है। अगर हम बात करते हैं इसके जो सेना नायक थे, इसकी अगर हम बात करते हैं सेना की है, तो बाबर के पास ज्यादा बड़ी सेना नहीं थी। बाबर के पास ज्यादा बड़ी सेना नहीं थी, छोटी सेना थी। लेकिन सांगा के पास सेना तो बहुत बड़ी थी, लेकिन इसके पास क्या, ये तोप इस प्रकार का सिस्टम नहीं था। तोपें थी, छोटी छोटी थी, इसमें बड़ी प्रकार की तोपें नहीं थी। तो दोनों में युद्ध होते हैं। इसकी अगर बात करते हैं, बाबर के पास तोप थी और तोप चलाने वाले दो व्यक्ति थे, तोपची। तोपची कौन से आते हैं, मुस्तफा और कौन सा आता है, उस्ताद अली। कौन सा उस्ताद है, उस्ताद अली। कौन सा अली है, उस्ताद अली है। तो बाबर के पास क्या तोपें थी। बारूद का प्रथम बार प्रयोग करने वाला बाबर था। बाबर के पास क्या तोपें, और तोप चलाने के लिए व्यक्ति रखे होते हैं। तो उनके तोप चलाने वाला व्यक्ति थे, दो व्यक्ति थे, जिनका नाम क्या है, एक तो क्या मुस्तफा है और दूसरे का नाम क्या है, उस्ताद अली है। इनके द्वारा अगर हम बात करते हैं, तोप का प्रयोग किसने सीखा था, किससे सीखा था, ईरानियों से। पहले तोप के बारे में इन्हें भी नहीं पता था, बाबर भी नहीं जानता था, लेकिन बाबर ने क्या तोप का प्रयोग किससे सीखा था, ईरानियों से सीखा था। तो इसके पास क्या कितने थे, दो व्यक्ति थे, तोपची थे, मुस्तफा और कौन से आते हैं, उस्ताद अली है। मुस्तफा और उस्ताद अली है। और एक इनके पास क्या थी, तुलगमा विधि थी। फिर आपका तोप थी इनके पास, दूसरा कौन सा है, तुलगमा विधि। किससे सीखी थी, उज्बेकों से। उज्बेक आए थे, उनसे क्या, उज्बेकों से इनके द्वारा क्या है, तुलगमा विधि सीखी गई। तो एक तो इनके पास क्या थी, तोप थी। बाबर के पास क्या तोप थी, और दूसरा इनके पास एक विधि थी जिसका नाम क्या, तुलगमा विधि है, जिसका नाम क्या है, तुलगमा विधि है। तीसरा अगर हम बात करते हैं तो सैलदी जो तंवर था, इसने सांगा के साथ विश्वासघात किया। ये पहले तो सांगा की तरफ था, सांगा के सारे जब नियम जान गया था कि सांगा इस प्रकार युद्ध लड़ेगा, तो ये बाद में क्या बाबर की तरफ मिल जाता है, जिससे बाबर हार जाता है। बाबर के हार जाता है। वैसे सांगा जीतने वाला था, वैसे क्या सांगा युद्ध जीतने वाला था, क्योंकि सारे सम्राट इसके अधीन में थे, सारे कार्य करे थे अच्छी तरह से कि बाबर को हम हराएंगे। क्योंकि बाबर के पास इतनी सेना नहीं थी, तो बाबर किस प्रकार जीता। बाबर भी शुरू में सोच में पड़ गया था कि किस प्रकार युद्ध, आ तो गया मैं, फिर दोबारा हारूंगा, फिर बेइज्जती होगी। अब की बार तो इन सेनाओं को, सेनानायक जो है इनको मनाकर लाया, किसी प्रकार जिहाद का नारा देकर के इनको मनाकर लाया हूं। अगर अब की बार ये हार गए, यदि अब की बार राजपूत राजाओं ने इसी प्रकार मारकाट की, ये भाग गए, तो दोबारा मुझे यहाँ से क्या है, मरकर ही जाना पड़ेगा, जिंदा ये जाने नहीं देंगे। तो किसी न किसी प्रकार से मेरे को युद्ध जीतना है। तो फिर ये सैलदी तंवर को अपनी तरफ करते हैं, सैलदी तंवर को अपनी तरफ करते हैं। सैलदी तरफ इनकी तरफ हो जाता है और बता देता है कि इनकी जो तोपें हैं, कि इन सांगा के द्वारा जो कहे, जिस प्रकार इन्होंने क्या है, गाड़ियां गुड़ियों पर जो सिस्टम बनाया है, उसको कहे आप जंजीरों से बांध दो। तो ये सेनानायक जाते हैं इसके सैलदी तंवर के साथ में और इनकी जंजीरों को बांध देते हैं। दूसरा इनके पास तोप का प्रयोग था, तोपची थे, दो तोपची थे, मुस्तफा और उस्ताद अली है। इससे तोपों चलाने का इनको तो पता नहीं था, तो इनको पता है, ये तो अपने क्या है, घोड़े गाड़ी के ऊपर जिस प्रकार घोड़े डालने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट थे, जो तकनीक थी, उसके माध्यम से घोड़े डाल रहे थे। लेकिन इनके पास तोपें थी, तोपें तो इनका क्या है, दुगना रूप हो जाती है। इसके बाद में तुलगमा विधि है।
तुलुगा विधि इन्होंने उज्बेकों से की, वही है चारों तरफ से सेना को घेर लिया था। पहले क्या चारों तरफ घूम गए थे, ये बीच में थे संगा की सेना, तो चारों तरफ इनको घेर लिया था। उज्बेकों को क्या, उज्बेकों से इन्होंने क्या तुलुगमा सीखा था, उसको क्या घेर घेर कर क्या व्यक्ति को मारा जाता था। तो इस कारण के ये बाबर जीत जाता है और ये सांगा हार गया था, नहीं तो उसका सांगा हारने वाला नहीं था। सहेली तंवर ने अंतिम समय में इसके साथ विश्वासघात किया था। सांगा के साथ क्या विश्वासघात किया था, इनके जो तोप जो थे घोड़े डालने वाला जो गाड़ियों के ऊपर लगाए गए थे उनको क्या जंजीरों से बांध दिया गया था। तो जब उन्होंने चलाने के आदेश थे तो वो चले नहीं चलते क्यों, सहेली तंवर की तरफ था, कैसे चलते, तो क्या सेना मारी जाती है और सांगा इसमें हार जाता है। सांगा क्या है, हार जाता है। सांगा के हार जाने के बाद बाबर इसमें जीता है और बाबर ने इस युद्ध के जीतने के बाद गाजी की उपाधि धारण की, यानी काफिरों का वध करने वाला है। प्रश्न पूछा जाएगा गाजी की उपाधि कब धारण की थी। ये बाबर जीत जाता है, बाबर के युद्ध जीत गया था, वह इसने काफी, ठीक है, बाबर यह युद्ध जीत गया था। ठीक है, प्रश्न पूछा जाएगा किस तकनीक के माध्यम से बाबर जीतता है। तो एक तो इसके पास क्या था, तोप था। एक तो क्या तोपों का प्रयोग किया था, बारूद का प्रयोग करने वाला यही जानता था। दूसरी इसके बाद तुलुगमा विधि थी और तीसरा सहेली तंवर ने विश्वासघात किया था। अतः इसने क्या है, जीत गया, वह गाजी की उपाधि धारण की गई। गाजी की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ क्या होता है, काफिरों का वध करने वाला है, काफिरों का वध करने वाला है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो सांगा थे, सांगा के हार जाता है लेकिन सांगा मारा नहीं गया था, सांगा मारा नहीं गया था, सांगा बच जाता है। सांगा को घायल अवस्था में झाला अज्जा व मालदेव, घोमुदा का झाला अज्जा है और मालदेव है, कहाँ गया था, मालवीरा। ठीक है, तो सांगा को घायल अवस्था में झाला अज्जा व मालदेव के द्वारा यहाँ से निकाला जाता है, घोड़े पर के इसको ले जाते हैं। जब सांगा इस अवस्था में घायल हो जाता है तो झाला अज्जा व मालदेव के द्वारा सांगा को यहाँ से निकाला जाता है, बाहर निकालते हैं और ये बाहर निकाल कर इसको सेफ जगह ले जाते हैं। बाहर निकलते ही जब इसको सांगा को ले जाया जाता है तो सांगा क्या है, बाबर को हराने के लिए फिर क्या है, अपना दिमाग लगाता है और क्या है, बाबर को हराने के लिए योजना बनाता है। सांगा ने बहुत अच्छी योजना बनाई थी इसको हराने के लिए, लेकिन सहेली तंवर वही है, जब अपना कोई विश्वासघात करे तो व्यक्ति क्या कर सकता है, जब अपना कोई साथ छोड़कर जाए तो व्यक्ति क्या कर सकता है, फिर तो क्या शांत स्वभाव से बैठे और देखते रहे, क्या है, कुछ कर नहीं सकता है। तो इसी प्रकार सहेली तंवर जब छोड़कर चला गया था तो सांगा बेचारा क्या करता, देख रहा था चुपचाप। ठीक है, जैसे इसकी मर्जी सहेली तंवर के जैसे मन में विश्वासघात आ गया तो आगे क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, सांगा को घायल अवस्था से झाला अज्जा, घोमुदा का झाला अज्जा है, वह मालदेव, मारवाड़ के शासक है मालदेव है, वो निकाल कर ले गए। मारवाड़ के शासक है मालदेव, इसने साथ दिया था। तो झाला अज्जा व मालदेव के द्वारा सांगा को घायल अवस्था से निकाला था और इनको क्या है, सेफ जगह पर ले जाया गया था। बाहर निकलते योजना बनाने लगा था, इसने योजना बनाई थी कि मैं क्या है, इसको बाबर को हराऊंगा और मेरे साथ फिर तुम इकट्ठे हो, हम दोबारा युद्ध लड़ेंगे। तो उन्होंने क्या, सभी ने देखा इस प्रकार के, यदि अब दोबारा बाबर के सामने जाएंगे तो बाबर क्या है, अब शक्तिशाली हो गए, बाबर वैसा नहीं रहा है तो हम मारे जाएंगे, बहुत खतरनाक परिणाम होगा, हमारी किले भी उसके अधीन में हो जाएंगे। तो अतः इन्हीं के साथ सांगा को कालपी एक जगह है, कहाँ की, यूपी की, उत्तर प्रदेश की एक जगह है। सांगा को कालपी यूपी में सांगा के साथियों ने जहर दे दिया, अपने ही अपने को मार रहे। ठीक है, अपने ही अपने को मार रहे हैं। बाबर से तो बच गया था, लेकिन फिर ये कहे मैं तो बाबर को हराऊंगा, मेरे साथ जो आना चाहिए आए, जो नया आना चाहिए आए, नए जाना चाहिए नए आ जाए। ठीक है, तो इस प्रकार के कालपी यूपी में सांगा के साथियों ने उसको कहे जहर दे दिया गया और सांगा के मारा गया था। 30 जनवरी 1528 को 30 जनवरी 1528 को सांगा का कालपी में क्या है, देहांत हो जाता है। सांगा के साथियों ने जहर दिया। 30 जनवरी 1528 को देहांत ओके है, ध्यान है, क्योंकि सांगा इस अवस्था में नहीं था कि लड़ सके, लेकिन सांगा फिर भी क्या है, उसका कॉन्फिडेंस थे कि लड़ेंगे, उनको मारेंगे और हराएंगे। तो फिर उनके साथियों ने देखा कि हमारे साथ क्या बहुत बुरा हो जाएगा, ये तो क्या है अपना योजना बना रहा है, ये तो क्या अपनी योजना बना रहा है। लेकिन यदि दोबारा से बाबर ने आक्रमण किया तो अपनी जो सेना है, अपनी जो शासक है, जिस सेनानायक के हम सम्राट है, वो भी अपने से छीन जाएंगे। अतः उन्होंने दोस्तों ने इसको जहर दे दिया गया था। इसका बसवा दोसा में
बसवा दोसा में देहांत, बसवा दोसा में इसका देहांत हो जाता है, वहीं पर इसका क्या है चबूतरा बना है। प्रश्न पूछा जाएगा सांगा का चबूतरा कहाँ बनाया गया है। सांगा का चबूतरा की अगर हम बात करते हैं तो बसवा दोसा में है इसका चबूतरा बनाया गया है। तो बसवा दोसा में इसका देहांत हो जाता है, वहां पर इसका चबूतरा बनाया गया है। मांडल भीलवाड़ा में कौन जाता है, मांडल, मांडल भीलवाड़ा में सांगा की 32 खंभों की छतरी है, 32 खंभों की छतरी है। कौन सी छतरी है, छतरी है। तो सांगा की मांडल भीलवाड़ा में 36 खंभों की 32 खंभों की छतरी बनाई, 36 नहीं 32 है, ठीक है। तो 32 खंभों की छतरी बनाई गई है। वहां पर इसका दाह संस्कार क्या है, तो जहां पर दाह संस्कार करते हैं वहां पर छतरी बना, पूछ रहे दाह संस्कार है, जहां पर दाह संस्कार होता है वहीं पर उनकी याद में छतरी बनाई जाती है। तो सांगा को घायल अवस्था में झाला जब मालदेव निकाल कर ले जाते हैं, लेकिन जैसे ही सांगा को बाहर निकाला जाता है, सांगा कहते हैं द्वारे, हम दोबारा उसके साथ युद्ध लड़ेंगे और दोबारा के उसे हराएंगे। तो अन्य लोग देखते हैं कि अपना क्या है ये तो अपने को मिलवाएगा, तो उन्होंने क्या है यूपी कालपी यूपी में क्या साथियों ने जहर दिया था। 30 जनवरी 1528 को इसका देहांत हो जाता है और इसका देहांत कहाँ पर होता है, बसवा दोसा में इसका देहांत हो जाता है। तो जहां पर देहांत होता है वहां पर इसका चबूतरा बनाया गया था और जहां पर इसका दाह संस्कार किया गया था, दाह संस्कार किया गया था मांडल भीलवाड़ा में, वहां पर इसकी 32 खंभों की छतरी बनाई जाती है। तो ये क्या था, सांगा का जीवन काल था। सांगा अगर हम बात करते हैं 24 मई 1509 को शासक बना था और 23 जनवरी 1528 को इस प्रकार उसका देहांत हो जाता है और अपनी जीवन लीला समाप्त करता है। इसके बाद में अगले शासक आते हैं मेवाड़ के रतन सिंह और उनसे संबंधित है वो हम कल चर्चा करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ओके दोस्तों, खुश रहें, मस्त रहें और इसी प्रकार आगे बढ़ते रहें। थैंक यू दोस्तों।